चलिए जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस हैं, और ये फंक्शंस केवल मैथमेटिक्स में ही नहीं, फिजिक्स में भी बहुत बहुत बड़ा रोल जो है इनका होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एड है जो कि हमें पता होने ही चाहिए। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री की मदद से हम लोग बहुत सारी चीजें बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, कैसे एंगल्स मेजर करते हैं, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। ओके, और सजेस्टेड है आप सभी लोग साथ साथ लिखेंगे भी। ओके, लिखिए, और जो भी मैं पंचेस बताता हूं कि यहाँ पे ध्यान रखिए, ये सब चीजें बहुत ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है, इसको गौर करके लिखें तो उसको अच्छे से डिफरेंट कलर के पेन से लिखना भी है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमति। हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमति। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल, और मति का मतलब होता है नॉलेज। ओके, मति का मतलब नॉलेज, बुद्धि। तो त्रिकोण का मतलब जैसे हमने पढ़ा कि इसका मतलब होता है ट्रायंगल, और मति का मतलब नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो ट्रायंगल में नॉलेज में क्या गेन करूं, मतलब ट्रायंगल में होता ही क्या है, 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस, बस, और क्या, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। मगर इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। स्पेसिफिक टाइप के ट्रायंगल्स में ढेर सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं। बारी बारी से हम लोग इंफॉर्मेशंस गैदर करते चलेंगे, और ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको भी ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ट्रायंगल जो है एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है। ट्रायंगल इट्स अ प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर, geometrical figure having 3 sides और 3 vertices। 3 साइड्स या 3 वर्टिसेस का एक प्लेन फिगर। प्लेन मतलब फ्लैट फिगर, इट्स नॉट अ 3 डायमेंशनल फिगर। It's a plane geometrical figure having 3 sides and 3 vertices। देखो कितना आसान था, इसमें तो कुछ भी खास नहीं। अब हम लोग जो है ट्रायंगल के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक रैंडम टाइप का ट्रायंगल मैं ड्रॉ करता हूं, स्केलिन ट्रायंगल। और ये जो ट्रायंगल है इसमें 3 वर्टिसेस, ये एक वर्टाइस, ये दूसरा वर्टाइस, ये तीसरा वर्टाइस, कॉर्नर्स यू कैन से। जो वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस जो होते हैं ये कॉर्नर्स होते हैं प्राइमरीली, ये कॉर्नर्स होते हैं। और ध्यान रहे, वर्टिसेस को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करना है वर्टिसेस को। तो जैसे मैंने अपना एक ट्रायंगल बनाया ABC, तो ट्रायंगल ABC में ध्यान रहे वर्टिसेस ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। ये कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है हमेशा, ध्यान रहे। ओके, और दूसरी खास बात कि जो साइड्स होती हैं, साइड्स जो होती है करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस के सामने वाली साइड को हम उसी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ठीक है, मतलब साइड्स जो हैं, साइड्स जो है उसको हमेशा ध्यान रखना है रिप्रेजेंटेड बाय, written by or represented by a small letter,
रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर की मदद से हम लोग साइड्स को लिखेंगे, और ध्यान रहे जो वर्टिसेस होगा उसके सामने वाली साइड उसी के स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे यहां बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी और ए सी इज इक्वल टू बी। गॉट द पॉइंट? ओके, तो अब इसके अंदर मैं कुछ एक टर्म्स और कुछ एक फॉर्मूले मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो फॉर्मूले हम लोगों ने बचपन से पढ़े हुए हैं मगर हम लोगों को पता ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। ओके, तो जैसे हाँ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है किसी भी ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर को हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और वो तीनों साइड्स का सम होता है ए प्लस बी प्लस सी। एक टर्म हम लोगों ने और पढ़ा हुआ है जिसे कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और वो होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। ओके, अच्छा, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक बहुत क्लासिकल फॉर्मूला है जिसका नाम होता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो निकाला जाता है उसको हम लोग लिखते हैं अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये बहुत क्लासिकल फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है, मगर बहुत कम लोगों को पता है कि ये हीरोन्स फॉर्मूला भी ट्रिग्नोमेट्री की ही वन ऑफ द एप्लीकेशंस है। ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले हम लोगों को मिलेंगे, इसे हम लोग कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, तो ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है ये भी ट्रिग्नोमेट्री की ही एप्लीकेशन होती है। ओके, तो यदि आपको साइड्स पता है, साइड्स की लेंथ पता है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। और यदि साइड नहीं भी पता है तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन यदि हैं, जैसे मैं ट्राइंगल बनाता हूं वही अपना ए बी सी, इस ट्राइंगल को हम नाम देंगे ए बी सी। अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां से देखूं, अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां से देखूं तो हम पाएंगे यहां से देखने पर कि ये जो बेस है ना, बेस और ये जो परपेंडिकुलर है, अगर मुझे बेस और परपेंडिकुलर दोनों पता है तो फिर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं। इस ट्राइंगल का एरिया ऐसे भी निकाला जा सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट या ऑल्टीट्यूड। तो हाफ बेस बी सी एंड हाइट इज ए डी। इस तरीके से भी ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है। ओके, तो ये फॉर्मूले तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस हैं ये। ओके, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। छोटी क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है अभी तक के ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किस किस तरीके से कौन से फॉर्मूले कैसे कैसे लिखते हैं उनके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। हम लोग छोटी क्लासेस में 10th क्लास तक के हम लोगों ने केवल राइट एंगल ट्राइंगल को फोकस किया है। ओके, हम लोगों ने केवल राइट एंगल ट्राइंगल को फोकस किया है, और ये जो ट्राइंगल होता है कुछ इस तरीके का ट्राइंगल, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है कुछ इस तरीके का ट्राइंगल होता है, ये ऐसा। जैसे अगर मैंने बोला ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, इसका मतलब 90 डिग्री बी के ऊपर होगा। ये ट्राइंगल कुछ मैं एक और बना देता हूं, ट्राइंगल ए बी सी, और एक और बना देता हूं ट्राइंगल ये ऐसे, ट्राइंगल ए बी सी।
तो इस ट्रायंगल को देखने के तीन तरीके हैं। या तो मैं यहां से देखूं, इस ट्रायंगल को मैं यहां से देख सकता हूं, ये ट्रायंगल मैं यहां से देख सकता हूं, या तो ये ट्रायंगल मैं यहां से देख सकता हूं, या तो मैं इस ट्रायंगल को यहां से देख सकता हूं। तीन तरीके हैं ट्रायंगल को देखने के। ट्रायंगल को मैं नीचे से देख सकता हूं, या ट्रायंगल को मैं बगल से देख सकता हूं, या ट्रायंगल को यहां से देख सकता हूं। ओके, और हम जहां से भी ट्रायंगल को देखते हैं, जहां से भी हम लोग ट्रायंगल को देखते हैं, वहां पे एक 90 डिग्री होना जरूरी था टिल 10th स्टैंडर्ड। मतलब 10th स्टैंडर्ड में हम लोग अगर ट्रायंगल को देखें यहां से तो 90 डिग्री होना जरूरी था, या तो यहां से देखें, यहां पे भी 90 डिग्री होना जरूरी था। मगर ये वाला पैटर्न हम लोगों ने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने ये वाला पैटर्न 10th क्लास में नहीं पढ़ा है, केवल यही दो पैटर्न चलते थे। तो हम लोग जहां से देखते हैं ट्रायंगल को, वहां पे एक तो 90 डिग्री होना जरूरी है, और दूसरा जो भी एंगल होगा इसको हम लोग एंगल को हम लोग ग्रीक लेटर थीटा से डिनोट करते हैं। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो 90 डिग्री के साथ जो भी एंगल होगा दैट इज थीटा। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो 90 डिग्री के अलावा जो भी एंगल होगा दैट इज थीटा। ओके, तो थीटा और 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है दैट इज कॉल्ड एज बेस या एडजेसेंट साइड। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बेस या एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड इसीलिए क्योंकि ये हमारा जो एंगल होता है उसके, हम लोगों ने जो एंगल लिया है यहाँ पे अदर देन 90 डिग्री, उसके जस्ट बगल में। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, तो ये एडजेसेंट साइड। अब इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड भी क्यों, अब आपको समझ में आ रहा होगा। एंगल के जस्ट सामने वाली साइड या तो आप परपेंडिकुलर बोलोगे या तो ऑपोजिट साइड। या तो इसको परपेंडिकुलर बोलोगे कुलर, या फिर इसको कहोगे ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड। और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको तो हमेशा हाइपोटेनियस ही कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। ओके, सिमिलरली यहां पे भी ये तो हाइपोटेनियस कहलाएगा। और जिस साइड को हमने देखा है, जिस साइड को हमने देखा है हम लोग बेस इसको कहते हैं, बेस या एडजेसेंट साइड। यहां पे ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। अगर हम यहां से देखें तो दिस इज बेस एंड परपेंडिकुलर मुझे बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां पे बनाया है। करेक्ट। तो हमारे पास में छोटे क्लासेस के अंदर हम लोगों ने ऐसे ट्रायंगल को फोकस किया था, और 11th क्लास में भी स्टार्टिंग में तो हम लोग इसी ट्रायंगल के ऊपर फोकस करके ही पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे अपना नॉलेज लेवल बढ़ाएंगे। ओके, तो हमारे पास देखिए गिनी चुनी 3 साइड्स हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। हम लोग ट्रायंगल को जहां से देखेंगे बस वही साइड बेस कहलाएगी। हम लोग जहां से देखेंगे वो बेस या एडजेसेंट साइड, और उससे परपेंडिकुलर साइड दैट इज परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड। हाइपोटेनियस तो उसका एक ही नाम है। ओके, अब अगर मेरे पास ये इस तरीके का कोई ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के अंदर में 3 साइड्स परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेनियस। तो मैं क्या करता हूं, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग ऑपोजिट साइड भी कहते हैं, इसको मैं P से डिनोट कर देता हूं। बेस को मैं डिनोट कर देता हूं B से, और हाइपोटेनियस को मैं डिनोट कर देता हूं कैपिटल H से। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के करस्पॉन्डिंग आप जो कर सकते हो, जितने रेशियोज निकाल सकते हैं निकालो,
ऑल द पॉसिबल रेशियोज जो भी बनेंगे वो 6 ही बनेंगे। आप कोशिश करके देखिए, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस तो हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटीनियस तो हाइपोटीनियस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये इनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये रेशियो है ना साइड के, ये साइड्स के चूंकि रेशियोज है तो इनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनको कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जो कि प्राइमरीली होता है रेशियोज ऑफ साइड्स, रेशियोज ऑफ साइड्स। अब आप कोशिश करके देख लीजिए, जितनी पॉसिबिलिटी थी हमसे सब कुछ कर दिया है, अब कुछ बचा नहीं है। मैंने परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन बेस, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपन बेस। इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। गॉट द पॉइंट? इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कुछ नाम होता है, इनका कुछ नाम दिया जाता है। जैसे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम है साइन, SINE, साइन। तो इसका नाम होता है कोसाइन। इसको कहते हैं टैंजेंट, इसको कहते हैं कूसेकेंट, कोसेकेंट, इसे कहते हैं सीकेंट और इसे कहते हैं कोटेंजेंट। ये इनके नाम हैं, ठीक है। अब इन नाम के करस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज असाइन किया गया है उसे तो हमें रटना पड़ेगा भाई। इसके लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें रटना ही पड़ेगा और रटने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। कोसाइन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। टैंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। हमें ध्यान में रखना पड़ेगा इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नाम असाइन किया गया है। ओके, अब जब हम लोग कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं तो वो किसी एंगल का होता है, करेक्ट, वो किसी एंगल का होता है। तो जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको लिखेंगे साइन थीटा। इसमें जैसे यहां पे लिखा हमने साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब साइन ऑफ दिस एंगल दैट रिप्रेजेंट्स साइन थीटा। कि अगर एंगल बड़ा या छोटा होता है तो कैसे परपेंडिकुलर छोटा होता है या बड़ा होता है, उसकी वैल्यू उसके हिसाब से इस रेशियो की भी वैल्यू चेंज होगी। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन थीटा। इसका शॉर्ट फॉर्म है, साइन का शॉर्ट फॉर्म है SIN, साइन। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है कॉस थीटा। टैंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है टैन थीटा। कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म है कोसेक थीटा। ये होता है सेग थीटा, ये होता है कॉट थीटा। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों को ज़बानी याद होनी चाहिए और बिल्कुल भी इसके अंदर में आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश ना करें, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको समझने के लिए इसके पीछे पढ़ना भी नहीं है, इसे हम लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं पॉसिबल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर हम यहां से देखेंगे तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो यहां पे अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, साइन थीटा, तो साइन थीटा जगह परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस में से AB अपॉन AC।
मगर इस ट्राइंगल में मैं यहां से देखने पे साइन थीटा लगाऊं तो परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है AC, तो साइन थीटा जाएगा BC अपॉन AC। ठीक है, तो हम लोग जिस हिसाब से ट्राइंगल को देखते हैं उसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी चेंज होती है। ओके, तो जल्दी फटाफट आप ये लिख लीजिए, फिर मैं इसके आगे की जानकारी आपको देता हूं। चलिए जी बच्चों, बात आगे बढ़ाते हैं। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। कोई पूछ सकता है कि सही 7वां क्यों नहीं है, तो अपन बताएंगे पॉसिबल केस ही नहीं हो सकता है। जो चीजें हो सकती हैं हमने सब कर दिया इसके अंदर में, सारी साइड्स के जितने पॉसिबल रेशियोज हो सकते थे वो हमने निकाल लिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चूंकि होता है साइड अपॉन साइड, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की ध्यान रहे कोई भी यूनिट नहीं होगी, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। भैया आप साइड अगर मान लीजिए मीटर में नापते हो तो मीटर ये भी और मीटर ये भी, तो मीटर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा। तो कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कोई यूनिट नहीं होती है। गॉट द पॉइंट। अच्छा, हम लोगों ने पिछले साल ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। ओके, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, और ये ऑब्जर्वेशंस क्या है मैं बताता हूं। जैसे हम देख सकते हैं साइन जो है कोसेक का रेसिप्रोकल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसके बाद में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेग थीटा, या सेग थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन टैन थीटा। ये तो हम लोगों को जानकारी बहुत अच्छे से पता है। कुछ और भी ऑब्जर्वेशंस है इसके अंदर में, आप देख सकते हैं। अगर मैं साइन अपॉन कॉस करूं, साइन अपॉन कॉस करूं, ये जब डिवाइड कर देंगे इससे, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा और आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि टैन थीटा होता है। तो हम लोग ये भी ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं कि टैन थीटा जो है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर हम लोग कॉस से साइन को डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट थीटा जो है वो मिलता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल चीज है। लिमिटेड हमारे पास में मूव्स होते हैं, गिनी चुनी चीजें हैं, बहुत लिमिटेड सी चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये सब चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला फॉर्मूला है। टैन थीटा को हम लोग साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने जो पहले टाइप के क्वेश्चंस किए थे 10th स्टैंडर्ड में, जिसके अंदर में राइट एंगल ट्रायंगल होता था, कुछ इस तरीके से हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल दे देते थे, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों को कोई 2 साइड्स पता होती थी। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है ट्रायंगल ABC, मेरे पास कोई भी 2 साइड है, से ये मेरे पास है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, ये नहीं देंगे हमें, तो हम तीसरी साइड किसका इस्तेमाल करके निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और हम लोग जो है इसमें लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और बढ़िया तीसरी साइड निकाल लो। इनमें से कोई भी 2 साइड्स दी होंगी तो हम लोग तीसरी साइड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो तीसरी साइड निकालने के बाद वो जो भी वैल्यूज बोलते हैं हमको निकालना पड़ता था, तो ये तो बड़ा आसान था पहला। इसके बाद में दूसरे वैरायटी के क्वेश्चंस होते थे जिसके अंदर में कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों को बताई जाती थी, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर। जैसे वो एंगल्स थे हमारे 0 डिग्री,
इसे हम लोग कहते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। इसको हम लोग कहते थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स जिसके अंदर में हमारे पास में होता था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास में ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल्स हुआ करते थे और इन एंगल्स के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखनी होती थी। दो इसके डेरिवेशंस होते थे, डेरिवेशंस इनके होते थे, मगर हम हर बार डेरिवेशन याद नहीं कर सकते ना, हर बार डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखनी होती थी। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन कॉस टैन भी अगर याद कर ली, जैसे साइन थीटा, इसके बाद में कॉस थीटा, इसके बाद में टैन थीटा, ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अगर इनकी भी वैल्यूज हमें याद हो गई तो मतलब सफिशिएंट है। साइन 0 होता था 0, साइन 30 होता था 1/2, साइन 45 होता था 1/√2, साइन 60 होता था √3/2 और साइन 90 होता था 1। इसको याद करने का तरीका भी था, कैसे? पहले तो हम 0, 1, 2, 3, 4 लाइन से लिखेंगे, सब में डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे और सब में डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद रूट लगा देंगे और जैसी करेंगे ऐसा तो हम लोगों को साइन की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ये मिल गया 0, ये हो गया 1/2 30 डिग्री, ये कट जाएगा 1/2 से तो 1/√2 और ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। ये मिल गई हम लोगों को साइन की वैल्यू। अब इसी की मिरर इमेज लिख देनी है हम लोगों को, 0 यहां, 1/2 यहां, 1/√2, √3/2 और 1। ये कहलाती थी वैल्यू कॉस थीटा की। साइन थीटा को अगर हम घुमा दें तो कॉस थीटा आ जाता था और फिर टैन थीटा, इसका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जैसे हमने बोला था टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 एंड 1/0। किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है, दिस इज कॉल्ड एज नॉट डिफाइंड। आप प्लीज इसको इन्फिनिटी ना लिखें, ये नॉट डिफाइंड होता है। तो ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी याद कर लिए ना हम लोगों ने, तो हम इनके रेसिप्रोकल्स निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई बोलता हमें भैया मुझे तो सेग की वैल्यू चाहिए, सेग 60, तो आप देखो सेग 60 मत देखो, आप तो कॉस 60 देखो। कॉस 60 है 1/2 तो सेग 60 हो जाएगा 2/1। अगर कोई बोलता है मुझे बताओ भाई कोजेक 45 डिग्री, तो आप कोजेक 45 के लिए साइन 45 देखिए, साइन 45 होता है 1/√2 तो कोजेक 45 होगा √2/1। इस तरीके से वैल्यूज हम लोग को याद रखनी है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इसको याद नहीं करते हैं, इस टेबल को बनाने की टेक्निक सीख लेते हैं, मगर ध्यान रहे ये हम लोग को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली वैल्यूज हैं, तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इस लोग ये सारी वैल्यूज हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी। कम से कम ये तीन तो वैल्यूज आपको याद अच्छे से रखनी पड़ेगी। मतलब रात में भी कोई उठा करके पूछ लेना भैया tan 60 होता तो √3 बोल के सो जाओ। कोई रात में भी उठा करके आपसे पूछ ले भैया साइन 60 की वैल्यू बताए तो √3/2 बोलो, सो जाओ। इतने अच्छे से हम लोगों को याद होनी चाहिए। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने दूसरी वैरायटी के। पहली वैरायटी इसकी करस्पॉन्डिंग, दूसरी वैरायटी इसके करस्पॉन्डिंग थी। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी और थी जिसके अंदर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स चलते थे। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं
वो जैसे आप देख सकते हो साइन 30 की जो वैल्यू है, जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू है। तो साइन और कॉस, साइन 30 तो कॉस 60, मगर आप 30 प्लस 60 ऐड करोगे तो 90 आता है। वैसे ही साइन 0 और कॉस 90 बराबर है, मगर 0 प्लस 90 का सम जो है वो 90 आता है। तो यहां से बनते कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के करस्पॉन्डिंग हमारे तीसरी वैरायटी के क्वेश्चंस हुआ करते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें होता था फॉर्मूला, साइन जो है वो कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है और कॉस साइन का होता है। साइन कॉस का होता है तो कॉस साइन का होता है। और सेग जो होता है वो कोजेक का होता है, तो कोजेक सेक का होता है। और टैन कॉट का होता है, तो कॉट टैन का होता है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूले बनते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले बनते हैं जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले बनते हैं सेग 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोजेक थीटा, और कोजेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेग थीटा। और इनके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले बनते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। कुछ इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे जो बेसिक नोशन है वो ये कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालते आना चाहिए। जैसे जो साइन 30 है वो कॉस 90 माइनस 30 दैट इज 60 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं साइन 10 डिग्री तो वो आएगा कॉस 80 डिग्री के बराबर। कैसे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 10 दैट इज कॉस 80 डिग्री। और जो हम लिखें साइन 15 डिग्री तो ये हो जाएगा कॉस 75 डिग्री। कुल मिला के साइन और कॉस की इक्वालिटी तब होगी जब इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। 15 प्लस 75 इज 90, तो साइन और कॉस आपस में बराबर है। सिमिलरली जैसे अगर कोई बोलता है कि भाई मुझे tan 25 डिग्री चाहिए, तो ये कॉट 65 डिग्री हो जाएगा। 65 प्लस 25 अगेन 90 होता है। जो tan 25 डिग्री की वैल्यू है वही कॉट 65 डिग्री की वैल्यू है। यहां पे जो सेग 5 डिग्री की वैल्यू है वो कोजेक 85 डिग्री की वैल्यू होगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग में हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस करने के बाद, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस करने के बाद आखिरी वैरायटी हम लोगों की हुआ करती थी, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती थी वो लास्ट वैरायटी के क्वेश्चंस हुआ करते थे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 आइडेंटिटीज हम लोगों को हुआ करती थी। पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी होती थी tan सेग स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1।
और तीसरी आइडेंटिटी होती थी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये वाला पार्ट बच्चों को सबसे अधिक परेशान करने वाला होता था। इस पार्ट में सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते थे क्योंकि इनके क्वेश्चंस बहुत दिक्कत करते थे, समझ में नहीं आता था कैसे जाएं, क्या करें, किस तरीके से सॉर्ट आउट करें, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बहुत तकलीफ जाती थी। ओके, मगर अब हम लोग लॉजिक समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत आराम से लॉजिक समझ सकते हैं, जरा प्लीज समझिए। तो जैसे यहां पे मैंने जो बताया ना, साइन कॉस टैन, ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन, कॉस और टैन, ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, और कॉस का होता है सेक थीटा, और टैन का होता है कॉट थीटा। ओके, अब जरा फ्लो देखिएगा। मैं अब याद करने की टेक्निक बता रहा हूं, घोटने का तरीका है ये, इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 टैन स्क्वायर थीटा था, या टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा था। यहां कंफ्यूजन आती है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, उनको याद नहीं होता सही से। तो इसको याद करने की मैं टेक्निक बता रहा हूं। साइन कॉस टैन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने का, उसके सामने उनके रेसिप्रोकल्स लिखने का, और दोनों लाइन के नीचे 1 लिख दो। आप इसके नीचे लिख दो 1, इसके नीचे लिख दो 1, करेक्ट। अब जरा देखिए, पहला फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, ये है हमारा पहला फॉर्मूला, ये है हमारा दूसरा फॉर्मूला, और ये है हमारा तीसरा फॉर्मूला। याद करने की टेक्निक है। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 99.99% बच्चों को याद रहता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। फ्लो देखिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, करेक्ट। हमने कैसे याद किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये फ्लो है जिससे हमें याद रहेगा, ताकि बच्चे ऐसा ना करे कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 को कॉट स्क्वायर थीटा लिख दें। एंड दिस इज वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक, वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान से समझनी है और कॉपी में हाईलाइट करके अच्छे अच्छे से लिख देनी है कि ये फॉर्मूले केवल स्क्वायर्स के हैं, केवल स्क्वायर्स के फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले केवल स्क्वायर्स के लिए एप्लीकेबल हैं, ये किसी भी दूसरे पावर के लिए नहीं लगते हैं। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, नहीं चलेगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी नहीं चलेगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि साइन टू द पावर 3 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 3 थीटा इज इक्वल टू 1, ये कुछ भी नहीं चलेंगे। ये सारे फॉर्मूले गलत है, ये सारे के सारे फॉर्मूले गलत है, ऐसे नहीं चलेंगे। ये फॉर्मूले केवल स्क्वायर्स के लिए ही है। गॉट द पॉइंट। इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस हुआ करते थे, ठीक है। अब हमारे दिमाग में एक फ्लो चार्ट बनना चाहिए, प्लीज जरा ध्यान से समझिए। अगर ये फ्लो चार्ट हमारे दिमाग में बन गया तो बिलीव मी आपको समझ में आ जाएगी पूरी गणित, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ जाएगी।
अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन कोसेक के साथ में है, करेक्ट। साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन कोसेक के साथ में है। कॉस का रेसिप्रोकल रिलेशन सेग के साथ में है। टैन का रेसिप्रोकल रिलेशन कॉट के साथ में है। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, इस आइडेंटिटी से। ये आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है, और ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड है। अब कोई मुझे अगर बोलता है कि भैया साइन का टैन के साथ क्या रिलेशन है, साइन का टैन के साथ, तो हम साइन को ले जाएंगे पहले कोसेक में, कोसेक को ले जाएंगे कॉट में, कॉट को ले जाएंगे टैन में, और रिलेशन मिल जाएगा। अगर कोई बोलता है कि भाई मुझे कॉस का रिलेशन बताओ कॉट के साथ, कॉस का रिलेशन कॉट के साथ, तो कॉस का रिलेशन होता है सेग के साथ, सेग का रिलेशन होता है टैन के साथ, और टैन का रिलेशन होता है कॉट के साथ। ये सब आपस में रिलेटेड हैं, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। किसी का रिलेशन डायरेक्ट है, किसी का रिलेशन इनडायरेक्ट है, ठीक है। आप एज्यूम कीजिए एक ऐसा गेम जैसे चेस हुआ। चेस हम बोलते हैं एक दिमागी कसरत करने वाला गेम होता है चेस। चेस एक गेम जिसके अंदर में हमें दिमागी कसरत करनी होती है। मगर आप चेस में देखो होता क्या है, पैदल एक चाल चलता है, घोड़ा 2.5 चाल चलता है 2.5, जो ऊंट होता है वो आड़ा ही चलता है, हाथी होता है सीधा ही चलता है, जो राजा होता है हर डायरेक्शन में एक एक मूव कर सकता है, ठीक है। जो वजीर होता है वो किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी मूव कर सकता है, बस वो 2.5 चाल नहीं चल सकता है घोड़े वाली। इसका मतलब ये है घोड़े, मतलब ये जो चेस का गेम है इसके अंदर बहुत लिमिटेड मूव्स होते हैं, मगर इस लिमिटेड मूव्स का इस्तेमाल करके हम लोग अगले को फंसाते हैं, हम लोग फंसा देते हैं उसको और उसके गेम को खत्म कर देते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता है। इसे कहते हैं चेस का गेम। जिस प्रकार चेस का गेम खेला जाता है वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का गेम है, एग्जैक्टली वैसे ही। ट्रिग्नोमेट्री में भी लिमिटेड मूव्स हैं भाई। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही होता है, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ही होता है, कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ में, सब लिमिटेड मूव्स हैं। अब इन लिमिटेड मूव्स में आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, इस प्रॉब्लम को देखते ही सॉल्व नहीं कर देना है। आप इस प्रॉब्लम को देखिए, एनालाइज कीजिए कि अभी ये क्या चल रहा है, इसमें हम ऐसे कैसे करें, क्या करें कि ऐसा हो जाए, किस तरीके से देखिए। इस तरीके से हम लोग जो है हमारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी पता, मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए लाना क्या है, जो लाना है उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन की सेटिंग जमाते हैं। तो ये पूरी मैथमेटिक्स केवल सेटिंग जमाने वाली मैथमेटिक्स है, केवल हमें ये पता होना चाहिए लाना क्या है, उसके हिसाब से हम लोग अपने मूव्स डिसाइड करते हैं। गॉट द पॉइंट। तो चलिए, ये सारे फॉर्मूले हम लोग को बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। इतना पता है तो अब हम लोग 11th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। चलिए।